सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं सेवेंथ सीक्रेट के बारे में। ये कहानी है एक लड़की जो अपने पति से बिस्तर में कुछ ऐसा करवाना चाहती है जो उसका पति नहीं कर पाता। तब अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए वो बाहर के मर्दों के पास जाती है। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसका नाम है मैरिसा। मैरिसा कहती है कि उसकी जिंदगी के 10 ऐसे सीक्रेट्स हैं जिन्हें वो किसी को भी नहीं बता सकती, खास करके 7वां सीक्रेट जिसे वो डर्टी गेम्स कहती है। मैरिसा की बहुत सारी ऐसी इच्छाएं हैं जिन्हें वो किसी को भी नहीं बताना चाहती, मगर उसे अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करना है। 1 साल का वक्त बीत जाता है और मैरिसा की शादी हो चुकी है एक आदमी से जिसका नाम है क्रिस। क्रिस यहाँ का अटर्नी है और वो बहुत ही अमीर है। मैरिसा अपनी जिंदगी में खुश है। वो एक सॉन्ग राइटर बनना चाहती है। वो दिन रात अपने गानों में लगी रहती है ताकि वो अच्छे गाने लिख सके। वो छोटे छोटे कैफे में जाकर के परफॉर्म करती है ताकि अपने आप को बड़े स्टेज के लिए तैयार कर सके। मगर धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि उसकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा बोरिंग होती जा रही है। वो जो चाहती थी उसकी जिंदगी में वैसा कुछ भी नहीं है। ना ही वो अच्छा सॉन्ग राइटर बन पा रही है, ना ही क्रिस उसकी जिंदगी में रोमांच भर पा रहा है। जब भी वो परफॉर्म करती है उसके बाद वो सोच में पड़ जाती है। एक दिन वो क्रिस के लिए कुछ खाने का लेकर के पहुंचती है उसके ऑफिस में। तब उसकी मुलाकात होती है अपने सास से। उसकी सास जब भी देखती है मैरिसा को, वो उसे ताने मार करके समझाती है कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि एक अच्छी पत्नी कैसी होती है। मैरिसा इन सारी बातों को इग्नोर करती है। उसका ध्यान सिर्फ क्रिस पर है। लेकिन आज उसकी सास ने लाइन क्रॉस कर दी है। तब वो वापस आकर के बैठ जाती है पार्क में और अपने अगले गाने को लिखना शुरू कर देती है। मैरिसा एक सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती है। उसी के लिए वो लिरिक्स लिख रही है। घंटों कोशिश करने के बाद उसे एहसास होता है कि लिरिक्स लिखना इतना आसान नहीं है। उसे और भी समय की जरूरत पड़ेगी। बोर हो जाने के बाद वो गंदी गंदी वीडियोस देखना शुरू कर देती है जिसमें एक आदमी एक लड़की के पिछवाड़े पर चाटे मार रहा है, जिसे देख करके वो एंजॉय करती है क्योंकि यही उसकी फैंटेसी है कि उसके पिछवाड़े पर भी कोई चाटे मारे। जब वो इन वीडियोस को देख रही होती है तभी हम पार्क में एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है माइकल स्लेड। जब माइकल इधर से गुजरता है उसकी नजर पड़ जाती है मैरिसा पे और वो देखता है कि मैरिसा कैसी वीडियोस को देख रही है। वो मुस्कुराते हुए मैरिसा को देखने लगता है। जैसे ही यहाँ पर स्लेड का फोन बजता है मैरिसा पीछे मुड़ करके देखती है। उसे समझ में आ गया है कि इस आदमी ने सारी चीजें देख ली। उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। वो यहाँ से निकलती है और सीधा कॉल करती है क्रिस को। उससे पूछती है कि रात में वो खाने में क्या खाएगा। तभी हम 2 और लोगों को देखते हैं जो पार्क में ही है और वो शराब पी रहे हैं। एक आदमी चला जाता है दूसरी तरफ। तभी दूसरे आदमी की नजर पड़ती है मैरिसा पे। वो आकर के खड़ा हो जाता है उसके सामने और मैरिसा से पूछता है कि उसका नाम क्या है। थोड़ी देर के बाद वो मैरिसा को कहता है कि मेरे पास कुछ शराब पड़ी है, आओ आकर के बैठते हैं, शराब पियेंगे और कुछ बातें करेंगे। मैरिसा कहती है कि नहीं, मुझे घर जाना है। जब वो जाने की कोशिश करती है तब वो आदमी उसका रास्ता रोक देता है और जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। तभी हम स्लेड को देखते हैं जो आकर के खड़ा होता है इस आदमी के सामने और उसे धमकाते हुए कहता है कि अगर तुमने इस लड़की का रास्ता नहीं छोड़ा तब तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। तभी दूसरा आदमी भागते हुए आता है और अपने साथी को लेकर के जाने लगता है। जाते समय वो इन दोनों से माफी भी मांगता है। तब स्लेड मैरिसा को कहता है कि ऐसे पार्क में तुम्हें अकेला नहीं घूमना चाहिए। अगर तुम्हें सच में गंदी वीडियोस देखनी है तब उसके लिए और भी बहुत सारी जगह है, तुम वहां जा करके देखो। वो मैरिसा से कहता है कि क्या उस वीडियो में जो लड़की थी वो तुम हो? मैरिसा कहती है कि नहीं। स्लेड मैरिसा का फोन लेता है और अपना नंबर उसमें डाल करके कहता है कि मैं एक क्लब में जाता हूँ हमेशा, उस क्लब में तुम्हें भी आना चाहिए। एक बार तुम उस क्लब में आओ, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। इतना कहने के बाद वो चला जाता है और मैरिसा चली आती है घर पे। घर पे आने के बाद वो अपने दिमाग में कहानियां बनाने लगती है कि आज पार्क में स्लेड ने उसे कंधे पे उठाया और लेकर के गया दूर, और दूर ले जाने के बाद उसे चाटे मारने लगा। इन सारी चीजों को सोच करके वो अपने आप को छूने लगती है। तभी कमरे में क्रिस दाखिल होता है। जब वो देखता है कि उसकी पत्नी अपने आप को छू रही है, वो समझ जाता है कि उसकी पत्नी चाहती है कि क्रिस उसके करीब आए। तब वो आकर के मैरिसा को किस करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। मैरिसा बार बार क्रिस के सामने जाती है ताकि वो उसे चाटे मार सके, लेकिन क्रिस उसके पिछवाड़े पे चाटे नहीं मारना चाहता। वो बार बार इस चीज को इग्नोर करता है, लेकिन मैरिसा यही चाहती है। एक वक्त के बाद मैरिसा समझ जाती है कि क्रिस ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। फिर ये दोनों इंटीमेट होते हैं और सो जाते हैं। जैसे ही सुबह में मैरिसा जगती है वो कॉल करती है स्लेड को, लेकिन एक रिंग होने के बाद वो काट देती है। वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। थोड़ी देर के बाद वो फिर से हिम्मत जुटाती है और एक बार फिर से कॉल करती है स्लेड को, लेकिन जैसे ही स्लेड हेलो कहता है वो कॉल काट देती है। स्लेड भी इन बातों को समझ जाता है कि आखिर मैरिसा के दिमाग में क्या चल रहा है। वो उससे बात तो करना चाहती है मगर उसके अंदर बहुत ज्यादा झिझक है। वो क्लब में भी आना चाहती है लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं आना चाहती। स्लेड इन बातों के बारे में ज्यादा नहीं सोचता और अपने बेटे के साथ खेलना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ मैरिसा
के पास उसकी दोस्त आती है जो उसे एक ब्रोशर देती है जिसकी मदद से वो सिंगिंग शो में पार्टिसिपेट कर सकती है। लेकिन मरीसा ब्रोशर को नहीं देख, वो सर्च करने लगती है कॉर्पोरल क्लब्स के बारे में, क्योंकि अभी भी उसके दिमाग में स्लेड की बातें घूम रही हैं। जब वो क्लब्स के बारे में देख रही होती है तभी यहाँ पर क्रिस आता है और कहता है कि जल्दी ही मुझे अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। मैं स्टेट का सबसे यंगेस्ट अटॉर्नी हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मैंने जो सोचा था वही हो रहा है। मुझे लगता है कि अब हमें अपने परिवार को पूरा करना चाहिए। हमारे परिवार में एक बच्चे की जरूरत है। इन बातों को सुनने के बाद मरीसा कहती है कि मैं अभी माँ बनने के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे अपने करियर पे फोकस करना है। जब तक मैं सक्सेसफुल नहीं बन जाती तब तक मैं माँ नहीं बनना चाहती। इन बातों को सुनने के बाद क्रिस कहता है कि आखिर तुम क्या कह रही हो? अभी इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि तुम्हारा करियर कब तक बनेगा। समय की कोई सीमा नहीं है, तब तक हम अपनी जिंदगी को होल्ड पे नहीं डाल सकते। इन बातों को सुनने के बाद मरीसा ऑफेंड हो जाती है और कहती है कि तुम्हें सिर्फ अपने करियर की परवाह है। इन दोनों के बीच अब आर्ग्यूमेंट होने लगता है। मरीसा गुस्से में यहाँ से निकलती है और चली जाती है कॉर्पोरल क्लब के पास। यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है ओलिविया नाम की एक लड़की से। जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तब ओलिविया मरीसा को अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन मरीसा अभी अंदर नहीं जाना चाहती। तभी यहाँ पर स्लेड आता है और मरीसा को कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपना हाथ आगे करता है और कहता है कि तुम अंदर आ सकती हो। लेकिन मरीसा अंदर जाती उससे पहले उसे क्रिस कॉल करता है और माफी मांगता है आज की लड़ाई के लिए। वो कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं करना चाहता था। तभी क्लब का दरवाजा खुल जाता है और मरीसा को अंदर से आवाजें आने लगती हैं लड़कियों की, जिन्हें सुनने के बाद वो और भी ज्यादा डर जाती है और भाग जाती है यहाँ से। रात में वो परफॉर्म करती है एक कैफे में। यहाँ पर उसकी बहन भी आ रखी है। इसकी परफॉर्मेंस को देखने के बाद उसकी बहन बहुत खुश है। फिर वो मरीसा से पूछती है कि तुम उदास क्यों हो? तब मरीसा पूरी बात बताती है कि आज उसका झगड़ा हुआ क्रिस के साथ। जब उसकी बहन कारण पूछती है तो वो भी आश्चर्यचकित रह जाती और मरीसा को कहती है कि तुम शादीशुदा हो और तुम्हारी उम्र 29 साल है, तुम आखिर बच्चा क्यों नहीं करना चाहती? मुझे तो कोई भी दिक्कत नजर नहीं आ रही। मरीसा कहती है कि मैं पहले अपना करियर बनाना चाहती हूँ। उसकी बहन समझाने लगती है कि तुम्हारे करियर के आड़े तुम्हारा बच्चा कभी नहीं आएगा, तुम्हारे करियर का अभी कोई ठिकाना नहीं है। अभी इनकी बातें चल ही रही होती है तभी मरीसा देखती है कि स्लेड भी इसी कैफे में है। उसे देखने के बाद मरीसा सुन पड़ जाती है। उसे अपनी बहन की आवाज भी सुनाई नहीं पड़। तभी स्लेड उसके बगल से गुजरता है और गुजरते हुए उसके कंधे को छूता है। अब मरीसा फिर से सुन पड़ गई है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो यहाँ से चली जाती है घर पे। जैसे ही सुबह होती है स्लेड उसे कॉल करता है और कहता है कि तुम्हें कल क्लब के अंदर आना चाहिए था। जब तक तुम बाहर से डर करके भागती रहोगी तुम्हारे अंदर का डर ऐसे ही पनपता रहेगा। वो मरीसा को आज रात आने के लिए इनवाइट करता है। तब मरीसा मना कर देती है। फिर स्लेड उसे समझाने लगता है। एक वक्त के बाद वो मान जाती है और रात में जाती है उस क्लब के अंदर। जैसे ही वो अंदर घुसती है उसकी दोबारा मुलाकात होती है ओलिविया के साथ। ओलिविया उसे बैठा करके कहती है कि ये क्लब बहुत ही अनोखा है और यहाँ की सबसे खास बात ये है कि हम किसी की भी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करते। यहाँ पर दुनिया के हर तरीके के लोग आते हैं जिनकी कुछ सीक्रेट फैंटेसीज है और यहाँ पर आकर के पूरा करते हैं। वो वैलेरी नाम की एक लड़की को दिखाती है जो लड़कियों को पनिश करती है, जिनमें लड़कियों को बहुत ही ज्यादा मजा आता है। थोड़ी देर के बाद वैलेरी भी आकर के बैठ जाती है इनके पास और मरीसा देखती है कि स्लेड आ चुका है क्लब में। वैलेरी अपने बारे में बताने लगती है कि आखिर उसकी इच्छाएं क्या है। तभी मरीसा को पता लगता है कि यहाँ का मालिक कोई और नहीं बल्कि स्लेड है। स्लेड मरीसा की आंखों में देखता है और एक लड़की को लेकर के चला जाता है बगल वाले कमरे में और वहाँ पर उसे स्पैंक करना शुरू कर देता है। इन चीजों को देखने के बाद मरीसा डर के भाग के बाहर आ जाती है। जैसे ही वो घर पहुँचती है एक बार फिर से इंटीमेट होना शुरू कर देती है क्रिस के साथ। वो क्रिस को बार बार कहती है कि वो उसे चाटे मारे, मगर क्रिस उसके हिंट को नहीं समझ पाता। एक वक्त के बाद मरीसा फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि क्रिस वो नहीं कर रहा जो वो चाहती है। अगले दिन मरीसा पहुंचती है एक कैफे में और फिर से परफॉर्म करना शुरू कर देती है। थोड़ी देर के बाद वो देखती है कि स्लेड यहाँ पर आया हुआ है और उसकी परफॉर्मेंस देखने के बाद वो उसकी तारीफ भी करता है, जिस चीज को ओलिविया बाहर से देख रही है। इन चीजों को देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा जेलस फील करती है। वो वापस जाती है क्लब में और वैलेरी को कहती है कि वो उसे पनिश करे। वैलेरी पनिश करना शुरू कर देती है। अब मरीसा आ चुकी है अपने घर पे। तभी आधी रात में उसे स्लेड कॉल करता है और कहता है कि तुम्हें क्लब में आना पड़ेगा शनिवार की रात को। शनिवार की रात को हमने एक थीम रखा है, तुम्हें स्कूल यूनिफॉर्म में आना पड़ेगा। यह रात तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। इन बातों को सुनने के बाद मरीसा मान जाती है, लेकिन शनिवार को उसे सबसे पहले एक रिलेटिव के पास जाना है। क्रिस की बड़ी बहन प्रेग्नेंट है, इसीलिए सब लोग उसके लिए तोहफा लेकर के आए हैं। मरीसा भी तोहफा लेकर के आई है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ औरतें हैं। जैसे ही मरीसा की सास उसे देखती है वो टोंट मारना शुरू कर देती है कि मरीसा अब 30 साल की होने वाली है, मगर वो आज भी बेरोजगार है। वो कोई काम धंधा नहीं करती और ना ही उसकी कोई अचीवमेंट्स है। वो एक के बाद एक उसे ऐसे ही ताने मारती रहती है, जिस चीज को देखने के बाद सारे लोग हंसते हैं। लेकिन क्रिस की छोटी बहन आती है मरीसा के सपोर्ट में और मरीसा को समझाने लगती है कि यही होता है, लोगों को सिर्फ आपकी बुराइयां दिखती हैं, वो आपकी अच्छाइयां कभी नहीं देखते। थोड़ी देर
देर के बाद क्रिस की माँ सारी लड़कियों को लेकर के आती है बाहर और सबके हाथ में एक पर्ची देकर के कहती है कि हम एक खेल खेलने वाले हैं। वो खेल के सारे नियमों को समझाने लगती है कि सबको यहाँ के झाड़ियों में जाना है और चीजों को ढूंढना है। जैसे ही खेल की शुरुआत होती है सारे लोग यहाँ से दूर जाने लगते हैं। जो भी इस खेल को जीतेगा उसे $50 मिलेंगे। सारे लोग जाने लगते हैं अपने अपने जगहों पे, लेकिन मरीसा अभी भी बीच में खड़ी है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसे एक खेल और जगह बहुत ही ज्यादा बोरिंग लग रही है। थोड़ी देर के बाद वो देखती है कि क्रिस की माँ अपनी छोटी बेटी को डांट रही है, वो भी बहुत ही बुरी तरीके से। इन चीजों को देख करके उसे समझ में आता है कि उसकी सास सबको जज करती है और ये दुनिया ही ऐसी है जहाँ पर लोगों की हर एक छोटी से छोटी हरकतों को देख करके उन्हें जज किया जाता है। तब उसे याद आता है कॉर्पोरल क्लब के बारे में कि वही एक ऐसी जगह है जहाँ पर किसी को भी जज नहीं किया जा सकता। लोग अपने सारे सीक्रेट डिजायर्स को पूरा कर सकते हैं और उनके ऊपर कोई नहीं हंसेगा और सारे लोग उस बात को भूल भी जाएंगे। तब मरीसा अपने आप को तैयार करती है और यूनिफॉर्म में पहुंच जाती है क्लब के अंदर जाने के बाद उसे एहसास होता है कि अभी भी उसके अंदर बहुत ही ज्यादा हेजिटेशन है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। एक वक्त वो सोचती है कि वो यहाँ से वापस चली जाए। तभी उसकी नजर पड़ती है स्लेड पे। स्लेड उसके पास आता है और अपना हाथ आगे करके कहता है कि अंदर चलो, और मरीसा भी अपने आप को नहीं रोक पाती। वो उसे अंदर लेकर के जाता है और तैयारी करने लगता है उसके पिछवाड़े पर चाटे मारने की। तभी हम बाहर ओलिविया को देखते हैं जो बड़े ही ध्यान से इन दोनों को देख रही है। तब स्लेड आगे आता है और पर्दे को बंद कर देता है। बंद करने के बाद वो मरीसा को कहता है कि वो अपने स्कर्ट को ऊपर करे। फिर वो उसे चाटे मारना शुरू कर देता है। इसमें मरीसा को दर्द होता है लेकिन उसे बहुत मजा आता है। रात के बाद वो चली आती है अपने घर पे वापस। उसके पूरे पिछवाड़े पे लाल लाल मार्क्स हैं जिन्हें देख करके वो खुश हो रही है और उन चीजों को याद भी कर रही है। क्रिस उसे बार बार मैसेजेस और कॉल्स करता है मगर वो किसी भी कॉल या मैसेज का जवाब नहीं देती। मगर जैसे ही स्लेड उसे मैसेज करता है वो उसका जवाब दे करके उसका शुक्रिया अदा करती है कि इतनी खुशी उसे कभी भी नहीं हुई। ये दोनों ऐसे ही बातें करते रहते हैं। लेकिन सुबह सुबह क्रिस वापस आ जाता है और कहता है कि मैं बिजनेस ट्रिप पे था लेकिन पूरे समय मुझे तुम्हारे बारे में चिंता हो रही थी, इसीलिए मैं तुम्हें बार बार कॉल और मैसेजेस कर रहा था। तुमने मेरे कॉल और मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं किया? तब मरीसा बात करना शुरू करती है। वो अपने डिजायर के बारे में बताना चाहती है मगर बीच में ही क्रिस उसे रोक देता है। उसे लगता है कि मरीसा अपने सिंगिंग करियर के बारे में बात कर रही है। वो मरीसा को कहता है कि मुझसे जो होगा, जितना होगा, मैं उतना तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे करियर में मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकती हो। मैं तुम्हें कभी भी नहीं रोकूंगा। इतना कहने के बाद वो कहता है कि कल रात तुम कहाँ पर थी? तब मरीसा झूठ बोलती है और कहती है कि मैं अपने बहन के साथ डिनर करने गई थी। दूसरी तरफ हम ओलिविया को देखते हैं जो अपने बच्चे को गोद में लेकर के रो रही है। तब हमें पता लगता है कि ओलिविया स्लेड की एक्स वाइफ है मगर वो अभी भी स्लेड को भूल नहीं पाई है। अभी भी वो उससे प्यार करती है। जब से उसने देखा है कि स्लेड करीब जा रहा है मरीसा के, तब से वो परेशान हो रही है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर स्लेड आता है अपने बेटे से मिलने के लिए। तब उसे देखने के बाद ओलिविया कहती है कि तुम्हें दूरी बनानी पड़ेगी मरीसा से। तुम उसके करीब बहुत ही ज्यादा जा रहे हो। जब भी मैं तुम्हें उसे देखते हुए देखती हूँ मुझे लगता है कि तुम उसके लिए कुछ महसूस करते हो। तुम जैसे बाकी लड़कियों को देखते हो मरीसा को वैसे बिल्कुल भी नहीं देखते। इन बातों को सुनने के बाद स्लेड कहता है कि तुम गलत हो। जैसे मैं बाकी लड़कियों के साथ हूँ उसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही हूँ। मेरे और उसके बीच कुछ भी नहीं है और न ही मैं कुछ महसूस करता हूँ। ओलिविया कहती है कि तुम्हें शायद पता नहीं है कि मरीसा का पति डिस्ट्रिक्ट अटर्नी है। अगर उसे इस बारे में भनक भी लगी तब वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा, तुम्हारी पूरी जिंदगी को बर्बाद करके रख देगा। मगर स्लेड इन बातों पर ध्यान नहीं देता और निकल जाता है यहाँ से। इसी बीच मरीसा जाती है अपनी बहन से मिलने के लिए और उसे कहती है कि मैंने क्रिस से झूठ बोला है कि कल रात मैं तुम्हारे साथ थी। अगर वो तुमसे पूछे तो उसे बता देना कि मैं तुम्हारे साथ ही थी। इन बातों को सुनने के बाद उसकी बहन परेशान होने लगती है और कहती है कि आखिर तुम रात में थी कहाँ पे? मरीसा कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तब उसकी बहन को चिंता होने लगती है कि मरीसा जरूर कुछ गलत कर रही है। वो बार बार उससे पूछने की कोशिश करती है मगर मरीसा कुछ नहीं बताती। तब उसकी बहन कहती है कि ये सिर्फ मैं तुम्हारी शादी को बचाने के लिए कर रही हूँ, लेकिन तुम जो कुछ भी कर रही हो वो गलत है। अपनी पति से बातों को भी छुपाना गलत है। तब मरीसा आती है घर पे और उसे एहसास होता है कि वो सच में क्रिस को धोखा दे रही है। वो जो कुछ भी कर रही है उससे उसकी शादी खराब हो सकती है। क्रिस ने कभी भी उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया मगर अपने सीक्रेट डिजायर्स के कारण वो बार बार क्रिस के साथ गलत कर रही है। तब से वो निश्चय करती है कि वो मिलना बंद कर देगी स्लेड से। वो इस यूनिफॉर्म को भी छुपा देती है। थोड़े समय के बाद हम देखते हैं क्रिस को जो भाषण दे रहा है और सबको बता रहा है कि डिस्ट्रिक्ट अटर्नी होने के नाते वो क्या करेगा। वो शहर से पूरे क्राइम्स को हमेशा के लिए मिटा देगा। जब वो भाषण दे रहा होता है तभी हम देखते हैं कि ओलिविया भी यहाँ पर आ चुकी है। जैसे ही मरीसा ओलिविया को देखती है वो परेशान होने लगती है। तब ओलिविया उसके फोन पे एक वीडियो भेजती है। मरीसा को पता लगता है कि ये वही वीडियो है जब स्लेड उसे चाटे मार रहा था। इसे देखते ही मरीसा डर जाती है। तब ओलिविया उसे मैसेज करके कहती है कि अगर तुम मुझे आकर के बाथरूम में नहीं मिली तब मैं इस वीडियो को क्रिस
को भेज दूंगी और बाहर भी भेज दूंगी। अगर ये वीडियो बाहर आ गई तब तुम्हारे पति का पूरा करियर खराब हो सकता है। मरीसा बहुत ही बुरी तरीके से डर जाती है और आकर के मिलती है बाथरूम में ओलिविया से। ओलिविया कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे और स्लेड के बीच में क्या चल रहा है। मरीसा कहती है कि मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि मेरे और स्लेड के बीच कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक बार का था। उसके बाद से मैं उससे बात भी नहीं करती और मैं अपनी जिंदगी में अब दोबारा कभी उस क्लब में कदम भी नहीं रखूंगी। इन बातों को सुनने के बाद ओलिविया कहती है कि इतना आसान नहीं है। अब से तुम वही करोगी जो मैं कहूंगी। तुम्हें उस क्लब में आना पड़ेगा जब जब मैं तुम्हें बुलाऊं, और क्लब में आने के बाद तुम क्या करोगी वो वहाँ आने के बाद मैं डिसाइड करूंगी। और अगर तुमने कभी भी मना किया तब मैं इस वीडियो को मीडिया में रिलीज कर दूंगी। तब मैं देखती हूँ कि तुम्हारी शादी और तुम्हारा पति कैसे सुरक्षित रहता है। अब मरीसा डरी हुई है। थोड़ी देर के बाद वो हाँ कह देती है क्योंकि उसके पास दूसरा कोई भी चारा नहीं है। तब जाते समय ओलिविया उसे किस करती है और चली जाती है। थोड़ी देर के बाद मरीसा मुस्कुराती है और वापस आकर के खड़ी हो जाती है क्रिस के पास। तब हमें मरीसा की वॉइस ओवर सुनने को मिलता है। मरीसा वॉइस ओवर में कहती है कि आज से पहले अपनी जिंदगी में वो इतना ज्यादा कभी भी नहीं डरी थी और आज से पहले उसे इतना मजा कभी भी नहीं आया। वो अपनी इच्छाओं को दबाना चाहती थी, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है जिससे उसे वही करना पड़ेगा जो ओलिविया उससे करवाएगी। और मरीसा हमेशा से यही चाहती थी कि उसे कोई बार बार पनिश करे। फिर इसी के साथ फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।